Hi everyone, welcome back to my channel Institute of Commerce Studies. So today's video is about a whole syllabus revision video जो कि हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ की होल सिलेबस रिविजन वीडियो. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोडेड है. पार्ट 3 तक हम मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी तक कंप्लीट कर चुके हैं अपना रिविजन. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ नीचे, तो आप वहाँ जाके उन 3 वीडियोस को देखिए, उसका रिवीजन करिए. उसके बाद पार्ट 4 पे आइए जिसमें हम रिवीजन करने वाले हैं आगे के कुछ टॉपिक्स के. तो आज का क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं रिवीजन वीडियो में वो है टाइप ऑफ इंसेंटिव्स, टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स एंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. यानी ये सारे टॉपिक्स कौन से चैप्टर से रिलेटेड है? सारे ही टॉपिक्स जो है चैप्टर डायरेक्टिंग से रिलेटेड है. चैप्टर डायरेक्टिंग के हमने 4 एलिमेंट्स पढ़े थे. सुपरविजन जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, मोटिवेशन जिसका एक टॉपिक मैस्लो नीड हमने लास्ट टॉपिक में किया था लास्ट वीडियो में, और अभी वाले में हम कर रहे हैं टाइप ऑफ इंसेंटिव. देन लीडरशिप थर्ड एलिमेंट है जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, एंड फोर्थ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इज कम्युनिकेशन जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. उनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने उठाए जो एग्जाम में आते हैं, क्योंकि रिवीजन वीडियो सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो सकते, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके हम चल रहे हैं. ठीक है, तो डायरेक्टिंग चैप्टर के चारों एलिमेंट्स इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएंगे. इसके बाद हम कंट्रोलिंग के रिवीजन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. तो ये पार्ट 4 है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज की रिवीजन वीडियो का आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए. इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देखिए, उसके बाद ही पार्ट 4 पे आइएगा और इस वीडियो को आगे से समझ में आएगी आपको, तब आपने बाकी के 3 पार्ट देख लिए होंगे. तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंसेंटिव्स. सबसे पहले मैं आपको बताऊं इंसेंटिव्स क्या होते हैं. इंसेंटिव्स वो होते हैं जो अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट, चैप्टर का नाम क्या है? मोटिवेशन. हम यहाँ पे सेकंड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि मोटिवेशन होता है. मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? टू इंड्यूस एम्प्लॉयज टू डू समथिंग. अपने एम्प्लॉयज को इंड्यूस करना कि आप ये काम करिए. पर आप उन्हें कैसे कर सकते हो मोटिवेट करने का भी तो कोई तरीका होगा. या तो आप पैसे देके कर सकते हो या आप बिना पैसे दिए भी कर सकते हो. जब पैसे देके मोटिवेट किया जाता है तो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव, और जब बिना पैसे दिए ही मोटिवेट कर दिया जाता है तो उसे बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. तो फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन कौन से होते हैं और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन कौन से होते हैं, वो है हमारा पहला टॉपिक. उसके बाद है थर्ड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, लीडरशिप. लीडरशिप मतलब एक पर्सन जो अपने पीछे हर इंसान को अपने जैसे काम करवा सकता है. लाइक महात्मा गांधी वॉज द लीडर एंड एवरीवन एल्स जो उनके पीछे पीछे चलते थे वर हिज फॉलोअर्स. जो इंसान अपने हिसाब से दूसरों से काम करवा सके वो होता है गुड लीडर. ऑलराइट. और जो उसके पीछे पीछे उसके राह में चल सके वो होते हैं उसके फॉलोअर्स. तो लीडरशिप के भी 3 स्टाइल होते हैं, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक एंड लेजर-फेयर, जो हम पढ़ेंगे सेकेंड इसमें टॉपिक में, टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स. एंड नंबर 3 इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज. 2 लोगों के बीच में बातचीत, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में बातचीत, एम्प्लॉय एम्प्लॉय के बीच में बातचीत, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में बातचीत. जब 2 लोगों के बीच में बातचीत होती है, आइडियाज शेयर होते हैं, नॉलेज शेयर होती है, उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन. 2 तरह की कम्युनिकेशन होती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. उसके बारे में पढ़ेंगे. तो आज के रिवीजन वीडियो में हम बस ये 3 टॉपिक्स कवर करेंगे. हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक जो कि है टाइप ऑफ इंसेंटिव्स. तो अभी हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंसेंटिव्स के बारे में. सो एज यू कैन सी आई हैव रिटन हेयर टाइप ऑफ इंसेंटिव्स. क्या है इंसेंटिव? हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं इंसेंटिव देके, या तो पैसों के टर्म्स में या बिना पैसों के टर्म्स में. जब हम पैसे देके मोटिवेट करते हैं उसे बोलते हैं फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव्स. और जब हम बिना पैसे दिए ही मोटिवेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज को उसे बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स. जब हम पैसे देके मोटिवेट करते हैं, पैसा मीडियम है मोटिवेट करने का, तो उसके अंदर कौन कौन सी हेडिंग्स आती है? पे एंड अलाउंसेस, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम, प्रॉफिट शेयरिंग, बोनस, को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पर्क्स एंड परक्यूसिट्स. और अगर हम विदाउट पेइंग मनी हम उन्हें मोटिवेट करें, देन द हेडिंग्स आर स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, जॉब एनरिचमेंट, एम्प्लॉयमेंट रिकग्निशन प्रोग्राम,
जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एक एक करके सबके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहले मॉनेटरी बेनिफिट्स के बारे में पढ़ते हैं, मॉनेटरी इंसेंटिव्स के बारे में पढ़ते हैं कि जब हम पैसे देके थ्रू द मीडियम ऑफ मनी हम एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या आता है। पेड अलाउंसेस या बेसिक सैलरी, एवरी पर्सन इज वर्किंग फॉर अ सैलरी, फॉर अ गुड सैलरी। अगर आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छा अमाउंट मिलता है, अच्छी पे मिलती है, देन एवरीवन इज मोटिवेटेड। सो द फर्स्ट वे ऑफ मोटिवेटिंग एन एम्प्लॉय इज अ गुड सैलरी। सेकेंड इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम। आप अपने एम्प्लॉय की सैलरी या उसका अमाउंट जो है उसकी प्रोडक्टिविटी से लिंक कर दीजिए। जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा पैसे मिलेंगे, जितना कम प्रोडक्शन करोगे उतने कम पैसे मिलेंगे। तो इससे एम्प्लॉय क्या होता है, मोटिवेट होता है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करता है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल सके। इसमें ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिल रही है, और एम्प्लॉय का भी फायदा है क्योंकि एम्प्लॉय को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट मिल रही है। देन प्रॉफिट शेयरिंग। अगर आप अपने एम्प्लॉय के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि आप अगर अच्छा काम करेंगे तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा उसका कुछ शेयर आपको मिलेगा। तो ऐसा करने के बाद जो एम्प्लॉय होता है वो अपनी सैलरी के लिए नहीं, वो किसके लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए। अब वो ज्यादा काम करेगा, क्यों, क्योंकि उसे पता है मुझे सैलरी के अलावा प्रॉफिट में भी हिस्सा मिलना है, और जब उसे प्रॉफिट में हिस्सा मिलना है तो प्रॉफिट कमाने के लिए वो ज्यादा मेहनत करेगा। तो एक ऑप्शन प्रॉफिट शेयरिंग भी हो सकता है। देन बोनस। बोनस क्या होता है, जब आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी के अलावा किसी स्पेशल ओकेजन पे एक लमसम अमाउंट गिफ्ट करते हो बिकॉज ऑफ हिज गुड वर्क, जैसे दिवाली पे, क्रिसमस पे एक अलग से अमाउंट सैलरी के अलावा गिफ्ट करते हैं, उससे भी एम्प्लॉय बहुत मोटिवेट होते हैं जब उन्हें एक लमसम अमाउंट एज अ गिफ्ट मिलता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मोटिवेशन। Then co-partnership and stock option. What is the meaning of co-partnership and stock option? Stock मतलब share. And who are the owners of a company? Shareholders are the owners of the company. Means stockholders are the owners of the company. अब अगर आप अपने एम्प्लॉय को काम के बदले में कुछ शेयर दे दे अपनी कंपनी के, आपने अपनी कंपनी के कुछ शेयर अपनी एम्प्लॉयज को दे दिए। आप हमेशा बिजनेस है, मैंने आपको पहले ही बताया है, व्हेन यू आर टेलिंग समथिंग यू आर अ बिजनेस। तो आपने अपने एम्प्लॉयज को अपने कुछ शेयर्स दे दिए। जब आपने अपने कुछ शेयर अपने एम्प्लॉयज को दे दिए तो आपके एम्प्लॉय क्या बन गए, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होते हैं, कंपनी के ओनर्स। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। नाउ व्हेन योर एम्प्लॉय इज द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, इट मींस ही इज आल्सो द ओनर ऑफ द कंपनी, and when he is the owner of the company, therefore he will be motivated and work more hard. So this is also a very good source of motivation. Then retirement benefits. अगर एक एम्प्लॉय को दिख रहा है कि इस कंपनी में रह के मेरा भविष्य सेफ है, मुझे ग्रेच्युटी मिलनी है, प्रोविडेंट फंड मिलना है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने हैं, रिटायरमेंट में अच्छी खासा अमाउंट मिलना है, तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं छोड़ेगा। इट मीन्स रिटायरमेंट बेनिफिट्स इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ financial incentive, means motivation, sorry. Then perks and perquisites. Apart from these things, आप अपने एम्प्लॉयज को और तरीके के बेनिफिट्स भी दे सकते हो, लाइक अ फ्लैट, अ सर्वेंट, अ कैब। इस तरह की फैसिलिटीज जब एक एम्प्लॉय को मिल जाती है कि उसके घर में उसे नौकर मिल गया या उनको एक घर मिल गया रहने के लिए, अपार्टमेंट मिल गया, गाड़ी मिल गई है ना, ड्राइवर मिल गया, तो इस स्कूल फीस माफ करवा दी, मेडिकल बेनिफिट्स दिलवा दिए, इस तरह के बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को उस ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहने के लिए। सो दीज आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ये पैसों के जरिए जब आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहे हैं उसे बोलते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव। दिस इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव मोटिवेशन। ओके, ना अब बिना पैसे दिए आप कैसे मोटिवेट कर सकते हैं एम्प्लॉयज को, दोज आर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। बिना पैसे देके कैसे आप किसी को मोटिवेट कर सकते हो काम करने के लिए, होता है उसका भी रीजन। हमने पढ़ा था ना मैस्लो नीड हायरार्की, जब इंसान की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो कौन सी आ जाती है, सेल्फ एस्टीम। उसे पोजीशन चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, स्टेटस चाहिए, वहां पे नॉन फाइनेंशियल काम आता है। लाइक नंबर 1 स्टेटस। एक पर्सन को अलग कैबिन मिला हुआ है, अलग से डिग्निटी मिली है ऑफिस में, हर कोई उसे विश करता है, हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है,
दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन. स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन. नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. ऑर्गेनाइजेशन में सबको बात करने की फ्रीडम है, सबको अपना ओपिनियन देने की फ्रीडम है, सबको एक फ्रीडम है कि वो अपना काम अपने हिसाब से कर सकते हैं. उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. ओके, दिस इज ऑल्सो. अब कई लोगों को अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं उनका मन लगता, तो वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हैं, भले उन्हें अच्छी सैलरी मिल रही हो. इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है एक एम्प्लॉय के लिए. करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी. एक पर्सन वहीं पे काम करता है जहां पे उसे लगता है कि मैं आगे बढ़ सकता हूं. अगर उसे लग रहा है मैं 4-5 साल से सेम जगह पे ही काम कर रहा हूं, सेम चीज पे ही काम कर रहा हूं, मेरी कोई नॉलेज नहीं बढ़ रही, मेरी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, तो वो उस जगह पे काम नहीं करेगा. तो एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए उसे आगे बढ़ाना भी जरूरी है. नंबर 4, जॉब एनरिचमेंट. मैंने जैसे अभी बताया, एवरी पर्सन वांट्स टू वर्क इन अ ऑर्गेनाइजेशन जहां पे वो खुद को आगे बढ़ते हुए देखे. इट मीन्स उसकी जॉब कैसी होनी चाहिए, फुल ऑफ चैलेंजेस. अगर उसकी जॉब फुल ऑफ चैलेंजेस है, उसे लग रहा है मैं इस जॉब में बहुत कुछ सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो वो उस जॉब को कभी नहीं छोड़ेगा. इट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन. एडिंग चैलेंजेस टू द जॉब. एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम. कोई एक प्रोग्राम है, कोई असाइनमेंट था, वो पूरा हुआ, उसके बाद एम्प्लॉय की तारीफ करना, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का चार्ट लगाना, एक एम्प्लॉय को अवार्ड देना, रिवॉर्ड देना, गिफ्ट्स देना, सबके सामने उसकी तारीफ करना कि इसने अच्छा काम किया है. ये क्या होता है, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम. इससे भी एम्प्लॉय बहुत मोटिवेट होते हैं. ठीक है. देन जॉब सिक्योरिटी. अगर एक पर्सन को पता है कि हाँ मेरी सैलरी थोड़ी कम है, लेकिन मेरी जॉब क्या है, सिक्योर्ड है, मुझे कोई निकाल नहीं सकता, तो इंसान फ्री माइंड काम करता है. अगर उसे हर मोमेंट ये डर लगेगा कि मेरी जॉब कभी भी जा सकती है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर पाएगा. देन इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ मोटिवेशन, नॉन फाइनेंशियल सोर्स ऑफ मोटिवेशन. एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन. अगर एम्प्लॉयर हमेशा एम्प्लॉय से भी पूछे कि आप अपना ओपिनियन दीजिए, एम्प्लॉय को भी डिसीजन लेने में हिस्सा बनाए, तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करता है. अगर वो आके सीधा बोलते ये काम करना है, वो काम करना है, तो एम्प्लॉय को लगेगा आई एम लाइक अ सर्वेंट, nobody is asking for my opinion. But if the employer comes and asks for the opinion of the employee, then employee feels motivated. It means employee participation is also a source of motivation. And employee empowerment. Employee empowerment means giving freedom to your employees to do work according to them. अगर बार बार जाके एम्प्लॉय को टोकते रहेंगे, उन्हें बिल्कुल फ्रीडम नहीं देंगे काम करने का, तो एम्प्लॉय काम नहीं करेगा. एम्प्लॉय को एक फ्रीडम चाहिए अपने हिसाब से काम करने के लिए. जब उसे वो फ्रीडम मिलता है, जब उसको वो एम्पावरमेंट मिलती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ता. इट मीन्स इट इज ऑल्सो अ नॉन फाइनेंशियल सोर्स ऑफ मोटिवेशन. ऑलराइट, तो इसका मतलब हम एम्प्लॉय को मोटिवेट दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव से भी और नॉन फाइनेंशियल से भी. फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन कौन से होते हैं मैंने आपको यहां बताए, और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कैसे एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं वो हमने यहां पढ़े. दैट्स ऑल. अब हमारा अगला टॉपिक है रिवीजन के लिए टाइप ऑफ लीडरशिप. लीडरशिप के भी 3 स्टाइल्स होते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे. यू कैन सी नाउ वी हैव लीडरशिप स्टाइल्स. नाउ जैसे मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टिंग के कितने एलिमेंट्स होते हैं, देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. सुपरविजन पार्ट इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था. उसके बाद होता है मोटिवेशन, जिसमें हमने पढ़ा अभी इससे पहले फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. देन कम्स लीडरशिप. लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप मतलब एक वो पर्सन जो अपने अंडर लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके कि वो वही काम करे जो लीडर उनसे करवाना चाहता है. ऑलराइट, जो लीडर के अंडर लोग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फॉलोअर्स. जैसे सुपीरियर के अंडर सबॉर्डिनेट्स, एम्प्लॉयर के अंडर एम्प्लॉइज, वैसे ही लीडर के अंडर जो लोग होते हैं वो होते हैं फॉलोअर्स. कौन होता है एक लीडर, एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने फॉलोअर से वो काम करवा सके जो वो उनसे करवाना चाहता है. इसलिए लीडरशिप की मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, इट रिफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग अदर्स इन सच अ वे टू डू व्हाट द लीडर वांट्स देम टू डू, सो दैट दे डू व्हाट द लीडर वांट्स देम टू डू. अब लीडर भी 3 तरह के होते हैं. There are 3 styles of leadership. Very important topic. Revision video है, important topics ही कर रहे हैं. Number 1 is autocratic leadership style. The number 1 leadership style is autocratic leadership style. Number 2 is democratic leadership style.
एंड नंबर 3 इज लेजर-फेयर और फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। सबसे पहले ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, ये क्या स्टाइल है डायग्राम से मैं आपको बताऊंगी। ये लीडर है टॉप पे, लीडर के अंदर 4 फॉलोअर्स है। एज यू कैन सी देयर इज वन वे कम्युनिकेशन, जो लीडर ने बोल दिया फॉलोअर्स को वही करना है। देयर इज नो फीडबैक, आप अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, आपको सिर्फ सुनना है, जो बोल दिया वही करना है, ना आपको ओपिनियन चाहिए, काम करना है करो, नहीं करना मत करो। तो इस तरह का लीडरशिप स्टाइल कहाँ पे यूजुअली फॉलो होता है, जहां पे एम्प्लॉयज थोड़े अनएजुकेटेड होते हैं, क्योंकि जो अनएजुकेटेड होते हैं उनसे ओपिनियन लेना इतना जरूरी नहीं समझा जाता, लीडर उनसे इतना ओपिनियन नहीं लेता और सीधा उन्हें बता देता है कि ये काम करना है तो करना है। तो देयर इज अ वन वे कम्युनिकेशन, इसे बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। देन नंबर 2 इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। नाउ यू कैन सी द डायग्राम, हियर इन द सेंटर देयर इज अ लीडर and the 4 followers. Every decision is being taken after discussing it with the followers. यानी लीडर हर डिसीजन अपने सारे फॉलोअर से डिस्कस करने के बाद लेगा। लीडर पहले अपने सारे फॉलोअर से डिस्कस करेगा, फॉलोअर्स आपस में डिस्कस करेंगे, लीडर से डिस्कस करेंगे और फिर एक डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, इस तरह के लीडरशिप स्टाइल वहां फॉलो होता है जहां पे इंप्लॉइज एजुकेटेड होते हैं, सेंसिबल होते हैं और डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं। Now last is laissez-faire और free rein leadership style। इसमें आप देखते हो लीडर यहां अलग है, नीचे फॉलोअर्स है। फॉलोअर्स आर डिस्कसिंग एवरीथिंग अमंग देमसेल्व्स, फॉलोअर आपस में ही सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, लीडर का कोई रोल नहीं है, आपस में डिसीजन लेंगे और काम कर लेंगे। ये वहां पे फॉलो होता है जहां पे जो इंप्लॉइज है दे आर वेरी मच हाईली क्वालिफाइड, वेरी हाईली क्वालिफाइड इंप्लॉइज, तो वहां पे इंप्लॉइज अपना डिसीजन खुद ले लेंगे। लीडर सिर्फ किस लिए, अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही या इन्हें किसी रिसोर्सेज की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, मशीन की जरूरत है, मनी मटेरियल की जरूरत है, तब ये लीडर को परेशान करेंगे या इन्हें कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है तब। अदरवाइज दे आर केपेबल ऑफ टेकिंग द डिसीजन देमसेल्व्स अलोन। दिस इज नोन एज लेजर-फेयर और फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। ये 3 तरह के लीडरशिप स्टाइल है जहां पे लीडर इज द बॉस, जो बोल दिया वही करना पड़ेगा। Number 2, where the followers and leader are discussing everything and then taking the decision, and here leader is only there to solve the problem and provide the resources. Otherwise the followers are very well qualified to take the decision themselves and taking decision themselves only. So these are the 3 forms of leadership. Alright, this is very easy and very important also, और I hope आपको समझ आ गया होगा। इसके अब आप कोई भी पॉइंट्स पढ़ेंगे, मेरिट्स डिमेरिट्स आपको बहुत इजीली समझ आ जाएंगे क्योंकि आपको इनका मतलब अब समझ में आ चुका होगा। लास्ट टॉपिक आज की रिवीजन वीडियो का है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। यू कैन सी द लास्ट टॉपिक रिटन हियर, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, जब 2 लोग आपस में बात करते हैं, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन। ठीक है, जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स, नॉलेज, एनीथिंग व्हेन 2 पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, व्हाट्सएप से भी हो सकता है, फोन पे भी हो सकता है, रिटन एंड ओरल बोथ। तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स एंड फीलिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज नोन एज कम्युनिकेशन। नाउ कम्युनिकेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो, जब एक बॉस और एक एम्प्लॉय बैठे हैं एंड दे आर टॉकिंग, मतलब एक बॉस है और 4-5 एम्प्लॉयज हैं, दे आर डिस्कसिंग समथिंग अबाउट अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट के बारे में वो डिस्कशन कर रहे हैं। ऑलराइट, तो वो जो डिस्कशन है वो फॉर्मल डिस्कशन है, सब अपनी अपनी अथॉरिटी को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। हो सकता है कि बॉस और एम्प्लॉय बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हो, लेकिन वहां पर जब वो डिस्कशन कर रहे हैं तो दे नो कि मैं बॉस हूं और तुम एम्प्लॉय हो, हमें क्या बात करनी है, किसको कितनी बात करनी है, किस मीडियम से बात करनी है, वो सब याद रखेगा। लेकिन वही लोग जब दिन में बैठ के लंच कर रहे हैं, सब साथ में ही बैठ के लंच कर रहे हैं, तो वो इधर उधर की बातें भी करेंगे, काम की बातें भी करेंगे, इधर उधर की बातें भी करेंगे, आपकी जगह तू तू करके बात भी करेंगे, फालतू की बातें भी करेंगे, घर की बातें भी करेंगे, बातों को फैलाएंगे भी, एक की सुन के 4 बातें भी बनाएंगे, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो जिस कम्युनिकेशन को पता होता है कि मुझे किससे कितनी बात करनी है, क्या बात करनी है, किस मीडियम से बात करनी है, वो फॉर्मल है। और फॉर्मल में ही जब लोग फ्री टाइम पे बैठते हैं तो क्या एक एटमॉस्फेयर बन जाता है, इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर।
उसमें जो बातचीत होती है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स ये है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स ये है। फॉर्मल कम्युनिकेशन या तो रिटन होगी या ओरल, या तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के पास आके ओरली बात करेगा या लेटर लिखेगा, एप्लीकेशन लिखेगा जो वो कहना चाहता है। फॉर्मल रिलेशंस होते हैं दोनों के बीच में बात करते हुए। प्रिस्क्राइब्ड पाथ है, मतलब अगर एक लाइक दिस इज द पाथ, यहां पे एक वर्कर काम कर रहा है, यहां पे सुपरवाइजर है, यहां पे मैनेजर और यहां पे हेड है। अब मैनेजर तक बात पहुंचानी है वर्कर ने, तो वो डायरेक्टली नहीं जा सकती फॉर्मली। पहले वर्कर बात करेगा सुपरवाइजर यानी फॉरीमैन से, और फॉरीमैन आगे बात पहुंचाएगा मैनेजर से। सिमिलरली मैनेजर वापस बात पहुंचाएगा फॉरीमैन को, और फॉरीमैन वापस बात पहुंचाएगा वर्कर को। एक प्रिस्क्राइब्ड पाथ से जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज ही होगा, ऐसा तो नहीं कि हाँ वर्कर बोल रहा है मैनेजर को बोल देना मेरे घर में रात को डिनर पे आ जाना, ऐसा तो नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज ही होगा, ठीक है। डेलिब्रेट एफर्ट मतलब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी मैसेज पहुंचाने के लिए, ऐसे नहीं कि बस फोन कर दिया और अपना मैसेज दे दिया। थोड़े से एफर्ट लगते हैं मैसेज पहुंचाने में फॉर्मल एटमॉस्फेयर में। फॉर्मल एटमॉस्फेयर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होती है। देखो जैसे यहाँ पे एक मैनेजर है, यहाँ एक फॉरीमैन है, यहाँ एक वर्कर है, ये लेवल्स होते हैं हमारे। दिस इज द मैनेजर, दिस इज फॉरीमैन एंड दिस इज वर्कर। यहाँ पे एक मैनेजर है, एक फॉरीमैन है, एक वर्कर है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक मैनेजर है, एक फॉरीमैन है, एक वर्कर है। जब ये कॉन्वर्सेशन ऊपर से नीचे और ऊपर से नीचे जा रही है तो ये है वर्टिकल, चाहे नीचे से ऊपर जाए चाहे ऊपर से नीचे जाए। वर्कर टू फॉरीमैन, फॉरीमैन टू मैनेजर, या फिर मैनेजर टू फॉरीमैन, फॉरीमैन टू वर्कर, ऐसे या ऐसे, ये है वर्टिकल। और जब एक लेवल का मैनेजर दूसरे लेवल के मैनेजर से बात कर रहा है, एक लेवल का फॉरीमैन दूसरे लेवल के फॉरीमैन से बात कर रहा है, एक लेवल का वर्कर दूसरे लेवल के वर्कर से बात कर रहा है, मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दो मैनेजर्स भी तो हो सकते हैं। यहां पे एक मैनेजर है, यहां पे एक मैनेजर है, यहां पे एक फॉरीमैन है, यहां पे एक फॉरीमैन है, यहां पे एक वर्कर है, यहां पे एक वर्कर है। जब ये वाला मैनेजर इस मैनेजर से बात कर रहा है, ये वाला फॉरीमैन इस फॉरीमैन से बात कर रहा है, और ये वाला वर्कर इस वर्कर से बात कर रहा है, तो ये है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जब ऊपर और नीचे में बात हो रही है तो वर्टिकल, और जब आमने सामने बात हो रही है तो सेम लेवल के लोगों से बात हो रही है तो हॉरिजॉन्टल। सेम लेवल के लोगों से बात नहीं हो रही वर्टिकल, सेम लेवल के लोगों से बात हो रही है तो हॉरिजॉन्टल। सारी कम्युनिकेशन काम से रिलेटेड ही होगी। अब सब दिन में लंच करने बैठे हैं तो इधर उधर की बातें भी होंगी, वो होगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सोशल रिलेशन, अपनी दोस्ती यारी में बात होगी, मतलब सबकी सोशल रिलेशन से। टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, काम के साथ साथ घर की बातें भी होंगी। नंबर 3 अनसर्टेन पाथ, ना जो हॉरिजॉन्टल ना ही वर्टिकल, इधर का इधर बात कर रहा है, इधर का इधर बात कर रहा है, इधर का इधर बात कर रहा है, कोई किधर भी बात करेगा क्योंकि सब ग्रुप में बैठे हैं। तो अनसर्टेन पाथ, पॉसिबिलिटी ऑफ र्यूमर्स, हो सकता है एक बात की 4 बातें भी बन जाए। अब ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज में तो ऐसा नहीं होगा ना, जो लिखा हुआ है वही पास ऑन होगा, लेकिन जब गप्पे मारने बैठे हैं तो र्यूमर्स यानी अफवाहें उड़ेंगी उड़ेंगी। एंड क्विक रिले, एक बात एक वर्कर को पता चली और वो जब ग्रुप में बैठा है तो वो उस बात को क्या करेगा, 1 सेकंड में पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैला देगा। कितना इजी है इनफॉर्मली बात फैलाना। और फॉर्मल बात को पहले एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगी एप्लीकेशन, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल में जाएगी, धीरे धीरे मैसेज ऊपर जाएगा। और इनफॉर्मली क्या, एक पर्सन ग्रुप में बैठा एक बात बोली और देखो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैल जाएगी। तो जल्दी बात फैलती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन का कोई पार्ट नहीं है, जब सब मिलके बैठ के बातें करते हैं वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। लेकिन जब काम की बात होती है, एक सीक्वेंस वाइज बात होती है, उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल चिल्ड्रन, we have completed part 4 of revision video business studies class 12th. This is for your board examination. You have to study these revision videos अगर आपका कोर्स completed नहीं है। बाकी 3 रिविजन वीडियो के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, उन्हें भी आप देखिए। ये 4th पार्ट है। अभी हम 5th 6th 7th पार्ट भी बनाएंगे जिसमें आपको बिजनेस स्टडीज का सारा कोर्स कवर हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे केस स्टडीज पे, क्योंकि एग्जाम में तो केस स्टडीज ही आनी है। लेकिन केस स्टडी आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपका बेस क्लियर होगा, आपके टॉपिक्स क्लियर होंगे। जब तक टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे आप केस स्टडीज नहीं कर पाएंगे। इसलिए ही मैं आपके पहले टॉपिक्स क्लियर करा रही हूं,
उसके बाद आपको मिक्स्ड केस स्टडीज कराऊंगी लास्ट में। तो इसलिए आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। यू हैव टू स्टे ट्यून, यू हैव टू नोट डाउन द नोट्स, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू प्रैक्टिस, देन ओनली यू कैन अपीयर इन योर बोर्ड एग्जाम्स एंड गिव गुड एंड गिव योर बेस्ट एंड स्कोर वेल इन द एग्जाम्स। जब हम केस स्टडीज करेंगे तो मैं आपको यह भी बताऊंगी साथ साथ कि आपको आंसर लिखना कैसे कि आपको फुल मार्क्स मिल सके। उसके लिए यू हैव टू गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन so that you can get a notification for the next video as soon as I upload it, and share it with your friends and keep practicing children because exams are very near. Bye bye.